तो गुड इवनिंग। चलिए अभी हम लोग जो है स्टार्ट किया जाएगा, जो टेस्ट हुआ है उसी टेस्ट को जो है अभी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और उसके बाद किया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, है ना। जो 20 शॉर्ट क्वेश्चन था और जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन था उसका भी डिस्कशन अभी किया जाएगा, ठीक है। सबके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, है ना। अगर ऑनलाइन में दिए थे तो ऑनलाइन में क्वेश्चन, और ऑफलाइन में टेस्ट दिए होगा तो ऑफलाइन में क्वेश्चन पेपर हाथ में होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जो भी टेस्ट हो रहा है उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारा का क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, अच्छे से समझना है और उसको याद कर लेना है। तो चलो अभी स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा जाएगा, ठीक है। आवाज़ वाज सब सही है? आवाज़ वाज सब सही है ऑनलाइन में? चलो, तो पहले स्टार्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पहले स्टार्ट किया जाएगा, ध्यान से देखना है अब, और जो क्वेश्चन है उसमें टिक करते चलना है। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? इसमें से इंसुलेटर क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। जिससे आसानी से विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है उसको कहा जाता है सुचालक या कंडक्टर। और जिससे विद्युतीय ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, ठीक है। या उसको इंसुलेटर कहते हैं। जिससे प्रवाहित हो सकता है उसको सुचालक या कंडक्टर कहते हैं, जिससे प्रवाहित नहीं होता है उसको कुचालक या इंसुलेटर कहते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होगा ये कैसा होगा? कुचालक हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? देखो अभिक्रिया का दर अगर पहले पढ़े तो बताए हैं हम कि अभिक्रिया की दर क्या होता है। अभिक्रिया की दर मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना। मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या होता है? समय में परिवर्तन। तो ऊपर में देखो क्या है? सांद्रता, और नीचे में क्या है? समय। इसका जो मात्रक हो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इसका मात्रक हो जाएगा। देखो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोलरता। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोलरता। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। इसलिए इसका मात्रक हम ये भी लिख सकते थे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये भी इसका मात्रक होता है। देखो वैसे मात्रक तो अगर ऑप्शन में मिला है तो ये वाला दिया हुआ है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्योंकि अभिक्रिया की दर जो होती है, तो अभिक्रिया के दर का भी मात्रक क्या होता है? ऊपर में कंसंट्रेशन है, नीचे में टाइम है। ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। लेकिन कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। वैसे इसमें तो ये दिया हुआ है, ये इसमें सही आंसर है। अगर इसमें ऑप्शन में ये दिया रहता तो ये भी सही आंसर था, क्योंकि कंसंट्रेशन का मात्रक मोल प्रति लीटर, टाइम की जगह हम लिख सकते थे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उत्प्रेरक का उदाहरण है। जैविक उत्प्रेरक क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरक क्या होता है? मतलब ऐसा उत्प्रेरक जो कि जीवों में मतलब पादप या जंतु में क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। तो जैविक उत्प्रेरक कौन होता है? जैविक उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। एंजाइम को क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये लिविंग थिंग्स में, सजीवों में अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट या फिर जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। ये हो जाएगा एंजाइम। हाँ, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। और एंजाइम क्या काम करता है? एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। एंजाइम बना होता है प्रोटीन का, एंजाइम का काम क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइड के व्यास का रेंज है, द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलाइड इज। उनको पता है कि तीन तरह के मिश्रण होते हैं, तीन टाइप के मिश्रण होते हैं। एक होता है सत्य विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और एक होता है निलंबन, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो सत्य विलयन होता है
जो सत्य विलयन होता है ये किस चैप्टर का है? ये आपको हो गया सरफेस केमिस्ट्री का, पृष्ठ रसायन का। सत्य विलयन जो होता है मतलब कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन का साइज कितना होता है? ये होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक? अगर हम बात करते हैं निलंबन का, निलंबन मतलब सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन का जो साइज होता है निलंबन का, ये बड़ा होता है 1 माइक्रोमीटर से, ठीक है? देखो नैनोमीटर कितना होता है मेरे ख्याल सबको पता होगा, 10 के पावर -9 मीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर। और यहाँ पर बात किया है कोलाइडी विलयन का। तो कोलाइडी विलयन का जो साइज होता है, कोलाइडी विलयन का जो साइज होता है, ये होता है आपको इन दोनों के बीच में, मतलब 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर कितना हो गया? 10 के पावर -6 मीटर हो गया, है ना? तो बताओ इससे मिलता हुआ आंसर कौन सा है इसमें? 1 to 1000 नैनोमीटर, कौन सा हो गया? बी नंबर, है ना? तो देखो ये हो गया 1 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? 10 के पावर -6 मीटर। तो ये हो गया और 4 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में 2a प्लस बी 3c प्लस डी के लिए अभिक्रिया कर नहीं दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी 3c प्लस डी। ये क्वेश्चन किसमें का है? रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें पढ़े हुए हैं कि जब भी अभिक्रिया की दर लिखते हैं, जब अभिकारक के पद में लिखते हैं तो माइनस देते हैं, तो उत्पाद के पद में लिखते हैं तो माइनस नहीं देते हैं। उसके बाद अगर कोई भी इसमें ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उपस्थित है, उससे क्या कर देते हैं? हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 dA बाई dt। वैसे ही इसके लिए लिखेंगे तो -dB बाई dt। यहाँ पर लिखेंगे तो 1/3 dC बाई dt। और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? dd बाई dt। ये 4 तरह से हम इसका अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं, ठीक है? -1/2 माइनस क्यों दिए? अभिकारक का जब लिखेंगे तो माइनस देंगे, जब उत्पाद का लिखेंगे तो माइनस नहीं देंगे। अब कह रहा है इनमें से कौन जो है नहीं दिखाता है? मिला लेते हैं। देखो पहला वाला सही कि गलत? -1/2 dA/dt सही है। दूसरा वाला dC/dt, अच्छा 1/3 भी है, ये भी सही है। तीसरा वाला -dC/dt, मेरे ख्याल से लग रहा है यही गलत है ना? यहाँ पे -dC/3 dt, -dC/3 dt। और 4 नंबर क्या है? -dD/dt। एक को प्लस कर दो इसमें से, क्योंकि इसमें तो ये दोनों गलत है, तो यहाँ पर इसको प्लस कर दो। तो ये कौन हो जाएगा? सी नंबर इसमें सही आंसर। सी या डी दोनों, दोनों यहाँ पर गलत है ना, दोनों इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में यही था क्या? क्वेश्चन में दोनों, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मिला हुआ है दोनों था उसमें सेम था। क्वेश्चन जो है माइनस, देखो उत्पाद के पद में जब लिखते हैं तो माइनस नहीं देते हैं, प्लस रहता है। चलो ये बताओ, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर विलयन का प्रासरण दाब क्या होता है? फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर CRT। 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें तापमान कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, ठीक है? तो पाई जो है ये निकालना है, ठीक है? सांद्रता कितना दिया हुआ है? 1 मोलर। आर कितना होता है? 0.0821। और तापमान कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन, ठीक है ना? पाई बराबर CRT फॉर्मूला होता है, आज ही इसको पढ़े थे क्रैश कोर्स में। पाई बराबर CRT, पाई मतलब क्या होता है? प्रासरण दाब, ठीक है? इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 24.6 ATM। नहीं आ रहा है? 24. नेक्स्ट है प्रासरण दाब का मात्रक होता है। देखो प्रासरण दाब क्या है? दाब है। प्रासरण दाब जो है वो क्या है? दाब है, मतलब प्रेशर है, ठीक है? तो प्रेशर है तो प्रेशर का मात्रा क्या होता है? ATM। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ATM हो जाएगा ना। प्रासरण दाब नाम से ही लग रहा है, दाब मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का मात्रा क्या होता है? ATM होता है। चलो, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण होता है। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? 2 तरह के पदार्थ होता है जो कि अपने जलीय या विद्युत या द्रव्य विलयन में विद्युत का चालन करता है, उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और जो
अपने जलीय द्रव्य विलयन में विद्युत का चालन नहीं करता है, उसको बोलते हैं अपघट्य पदार्थ, है ना, जो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे मान लो NaCl है, NaCl क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और जो अपने आयनों में नहीं टूटता है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा, शुगर है, यूरिया है, बेंजीन तो होगा नहीं, तो वैद्युत अपघट्य कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी देखो तो ये बताओ सबल है कि दुर्बल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो पूरी तरह से टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, प्रबल वैद्युत अपघट्य। और जो पूरी तरह से नहीं टूटता है उसको बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इसमें कौन सा होगा 9 नंबर का, 9 नंबर बताओ, 9 नंबर का द्विगुना होगा, कौन सा होगा ऑप्शन 9 का। देखो इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज और MgCl2। अभी आज ही बताएं हम, MgCl2 टूटेगा तो क्या बनेगा, Mg2+, और प्लस क्या बनेगा 2Cl-। इसमें कितने मोल बन रहे हैं, 3। इसमें कितना मोल है, एक ही ना है। तो कोई भी वैद्युत अपघट्य का मान MgCl2 का जो होगा इसके तुलना में कैसा होगा, गुना होगा। जितना वन ऑफ गुणांक होता है उतना गुना होता है अनुषंग ऊर्ध्व का मान। तो यहाँ पर क्या होगा, लगभग द्विगुना होगा। कि ग्लूकोज 1 है, MgCl2 कितना है, 3 है, 1 Mg 2 Cl 3 है, इसलिए यहाँ पर लगभग गुना होगा। देखो तनुता को बढ़ाने पर घटता है, तनुता मतलब विलयन को तनु करेंगे, विलयन में पानी मिलाएंगे तो उसमें क्या चीज जो है बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्या चीज घटेगा, क्या घटता है बताओ, इसका कौन सा होगा। देखो इसमें जब किसी भी विलयन को तनु करते हैं तो प्रति ml विलयन में आयनों की संख्या घट जाती है। जब तनु करेंगे, पानी मिलाएंगे तो प्रति ml विलयन जो आयनों की संख्या है वो घट जाएगी, तो इसलिए उसका जो विशिष्ट चालकत्व है वो क्या होता है, घट जाता है। लिखवाए हुए हैं कहाँ पर, वैद्युत रसायन में, कि विलयन को तनु करने पर उसका मोलर एवं तुल्यांकी चालकत्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, कौन सा होगा इसमें, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है, 0.693/K। ये सबको याद होगा अभी तक। प्रथम कोटि के लिए K का फॉर्मूला कितना होता है, 2.303/T log A0/A। और प्रथम कोटि के लिए टी हाफ जो होता है ये क्या होता है, 0.693/K। ठीक है, इसमें 0.693/K हो जाएगा, जहां पर K क्या है, K जो है वेग स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, द केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज। ये चैप्टर हो गया पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री का। अधिशोषण हम लोग पढ़े 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। दोनों में अंतर भी लिखवाए थे, बोले थे याद करने को। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोषी था, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच भौतिक बंधन होता है, इसमें रासायनिक बंधन होता है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय होता है, जो रासायनिक होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, उत्क्रमणीय पूछ रहा है। तो रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, फेरोमैग्नेटिक का बात कर रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक कौन होता है, CrO2। CrO2 जो होता है फेरोमैग्नेटिक होता है। अगर बात करो Fe3O4, तो ये कैसा होता है, ये जो होता है Fe3O4 ये फेरी मैग्नेटिक होता है, लेही चुंबकीय होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, CrO2 हो जाएगा। ये लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, लिखवाएंगे ठोस अवस्था में, तो इसमें भी इसको पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुषंक गुणधर्म कौन है, विलयन के लिए अनुषंक गुणधर्म कौन है, कौन होगा इसमें, अनुषंक गुणधर्म कौन होता है, सबको पता है, परासरण एवं परासरण दाब, है ना, 4 होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षी कौन,
हिमांक का उन्नमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण एवं प्रासरण दाब होता है। आदर्श विलयन में से कौन से इसमें से गुण है? आदर्श विलयन का गुण क्या होता है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का ए, राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन का ना। हाँ, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ये तो अनादर्श विलयन न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें। ओलियम, देखो ओलियम जो है वो मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट का है। ओलियम क्या होता है? जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, पढ़ेंगे पी ब्लॉक में इसको। जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या? H2SO, ठीक है। तो वो बनाने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं संपर्क विधि, ठीक है। 3 बहुत महत्वपूर्ण विधि होता है, हैबर विधि, संपर्क विधि, ऑस्टवाल्ड विधि। हैबर विधि से बनता है अमोनिया, संपर्क विधि से बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑस्टवाल्ड विधि से बनता है नाइट्रिक अम्ल। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, उस समय सल्फ्यूर को ट्राई ऑक्साइड विक्रिया करवाकर ओलियम बनाया जाता है। देखो क्या होता है, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये दोनों में विक्रिया करता है। बहुत ही फेमस है ये, बहुत से एग्जाम में आते रहता है ये। H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम। तो ओलियम कैसे बनता है? जब सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है किससे? सल्फर ट्राई ऑक्साइड से, तो क्या बनता है? ओलियम बनता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2H2O7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए, बी एंड सी आर दैट रेस्पेक्टिवली देन ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पोटेंशियल। देखो रिड्यूसिंग पोटेंशियल का मतलब होता है जो सामने वाले को अपचयित कर दे, मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर दे, मतलब सामने वाले में अपना इलेक्ट्रॉन ले आके जोड़ दे। देखो जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देता है? लॉस कर देता है। तो बताओ ये तीनों में से जो रिड्यूसिंग नेचर है सबसे ज्यादा किसका होगा? रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? बी का। माइनस ना, ए का कितना है? ए का जो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +0.68 वोल्ट। बी का कितना है? -2.50 वोल्ट। और सी का कितना है? -0.50 वोल्ट। तो बताओ इसमें से सबसे कम किसका है? बी का। उसके बाद किसका है? सी का। उसके बाद किसका है? ए का। तो कौन हो जाएगा? बी सी ए। मतलब सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन कौन बी देगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देता है। बुझा गया? तो इसमें कौन हो जाएगा? बी सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? प्रोटीन होता है। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सी नंबर हो जाएगा। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, देखो एक फैराडे का मतलब क्या होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको एक फैराडे चार्ज कहा जाता है। अगर कहा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। तो ये पूछे, ये बताओ एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? देखो एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? गुना कर देंगे। 6.022 10⁻23 गुना 1.6 गुना 10⁻−19, ये आ जाता है 96478, लगभग लगभग हो जाता है 96,500। तो कौन हो जाएगा इसमें? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। एक फैराडे में, एक फैराडे में जितना होता है इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी को एक फैराडे चार्ज कहते हैं। कॉपर धातु का शोधन किससे होता है? कॉपर धातु बताओ। कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कॉपर मेथड, कॉपर धातु जो होता है, तो हम लोग पढ़े थे धातु कर्म वाले चैप्टर में, इसका जो शोधन है किससे किया जाता है, वैद्युत अपघटनी शोधन होता है। बताए थे कि जो कॉपर का जो अशुद्ध है उसको एनोड बनाते हैं, जो शुद्ध छड़ है उसको कैथोड बनाते हैं, और इस तरह इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का वैद्युत अपघटन करने पर, विच्छेदन मतलब अपघटन करने पर, धनोद एवं ऋणोद, धनोद मतलब क्या होता है, धनोद मतलब एनोड है ना, और ऋणोद मतलब कैथोड। तो एनोड पर मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा, ठीक है। देखो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड जब करवाते हैं तो उससे क्या मिलता है, सोडियम फ्लोराइड। इसका कह रहा है जलीय घोल, मतलब सोडियम फ्लोराइड भी है और H2O भी है। देखो अगर जलीय घोल नहीं कहता ना, केवल कहता सोडियम फ्लोराइड, तो बहुत आसान था कि जो कैथोड है उस पर सोडियम मिल जाता, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है तो वहां कौन चल जाता, सोडियम, और जो एनोड पे प्लस चार्ज होता है कौन जाता, फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पर जलीय कह रहा है, जलीय कहने के कारण इसमें H2O भी है। अब NaF टूटेगा तो Na प्लस और F माइनस बनेगा, H2O टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस बनेगा। अब देखो इसमें से क्या होता है कि जल का जो अवकरण क्षमता है वो सोडियम से ज्यादा होता है, जिस कारण से कैथोड पर सोडियम नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। और वैसे ही एनोड पर जब ये दोनों जाएंगे तो जल का ज्यादा होता है, जिस कारण से ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। अच्छा अगर क्वेश्चन में सोडियम फ्लोराइड नहीं देकर सोडियम क्लोराइड दिया होता, सोडियम क्लोराइड दिया होता, तो उस केस में एनोड पर, एनोड पर कौन कौन जाता, सोडियम और ये, तो एनोड पर तो हाइड्रोजन मिलता, लेकिन कैथोड पर, एनोड पर, यहाँ पर एनोड पर कौन चार्ज होता है, प्लस, इसमें जाता Cl माइनस और OH माइनस, यहाँ पर क्लोरीन मिलता, और कैथोड पर क्या मिलता, कैथोड पर हाइड्रोजन मिलता। तो ये याद कर लेना है कि अगर सोडियम फ्लोराइड है तो कैथोड पर क्या मिलता है, कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन, एनोड पर क्या मिलता है, ऑक्सीजन। अगर सोडियम क्लोराइड है तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन ही मिल रहा है, लेकिन एनोड पर कौन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, ठीक है। तो ये इसमें से ये हो जाए। संकुलन, संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। अब देखो ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, एक दो क्वेश्चन शायद आ गया है उसमें का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई तो हो ही चुका है ये भी। H2O 4 Cl2 प्लस, Cr का क्या पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, x। H2O का तो 0 होता है, तो 0 गुना 4, Cl का कितना होता है, -1 गुना 2 बराबर +1 है, यहाँ पे तो क्या लिख दिए, +1, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, सही है। तो x प्लस 0 माइनस 2 बराबर +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। H2O पर 0 होता है तो 0 गुना 4 किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है -1 × 2, इस तरह से 3 आएगा। तो बताओ इसमें कह रहा है कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है। देखो कोई भी प्रतिक्रिया रहे, ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, समय है। कोई भी प्रतिक्रिया रहे तो समय के साथ अभिकारक की मात्रा क्या होती है, घटती है। समय के साथ अभिकारक की मात्रा क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, है क्या। समय देखो इसमें क्या है, समय के साथ अभिकारक स्थिर है, ये तो नहीं हो सकता है ना। समय जैसे जैसे बीतता है अभिकारक घट जाता है, उत्पाद बढ़ते जाता है, ये होगा नहीं, इसमें तो बढ़ रहा है तो होगा नहीं, ये होगा समय के साथ अभिकारक घट रहा है। हेक्साएमीन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र है, देखो हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड है ना, हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। अब देखो हेक्साएमीन कह रहा है मतलब इसमें NH3 कितना होगा, 6 होगा। प्लेटिनम कह रहा है तो Pt होगा, सही बात है। बात फंसेगा क्लोराइड पे। अब देखो क्लोराइड यहाँ पर जो है, क्या यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, और एमीन जो होता है ये तो उदासीन लिगेंड होता है, तो एमीन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्लोराइड है और 4 लिखा है, तो 4 वाला कौन है, ये वाला हो जाएगा, है ना। देखो इस सबका अगर देखो तो सब में अगर क्लोराइड है, लेकिन सब में क्लोरीन का संख्या अलग अलग है, जिस कारण से सब में ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग आएगा प्लेटिनम का।
इसमें कितना आएगा 4, इसमें कितना आएगा 2, इसमें कितना आएगा 3, इसमें कितना आएगा 6। NH3 का तो 0 होता है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में NH3 का कोई भी यूज नहीं है, यूज होगा Cl का, और वहाँ 4 दिया है, तो 4 वाला कौन है, A नंबर है, जा गया ना, तो ये हो जाएगा। K3CrC2O4 थ्राइस में Cr का उपसह संयोजन संख्या है। देखो उपसह संयोजन संख्या क्या होता है, लिगेंड होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना बंधन बनाया होता है उसको क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु, और ये क्या होता है, प्रतिआयन। तो ये कितना बंधन बनाता है, हमको पता है कि C2O4 2- जो है ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है ना, मतलब इस पर 2 माइनस है, तो ये 2 बंधन बनाएगा। तो एक C2O4 2 बंधन बनाएगा, तो 3 है, कितना बंधन बनेगा, 6। तो इसका जो उपसह संयोजन संख्या है वो कितना होगा, 6 होगा, 3 नहीं होगा। ध्यान रखना है 6 क्यों होगा, क्योंकि Cr के साथ C2O4 6 बंधन बना रहा है, एक C2O4 3 बंधन, 2 बंधन बनाता है, तो 3 C2O4 है तो बंधन बनेगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है, विद्युतवाहक बल क्या होता है, 0। साम्य अवस्था कह रहा है, तो साम्य अवस्था पर विद्युतवाहक बल 0 होता है। जब विद्युतवाहक बल प्लस होता है तब विद्युत धारा प्रवाह होता है, 0 हो जाता है तो विद्युत प्रवाह रुक जाता है। साम्य अवस्था जब आता है तो विद्युतवाहक बल जो है 0 हो जाता है। सही है, चलो नेक्स्ट। भौतिक अधिशोषण में लगभग उत्सर्जित ऊर्जा होती है, बताओ 27 का क्या होगा, 27 का क्या होगा, कितना होता है, 30 से 40 किलो जूल पर मोल। यहीं पर दिया होता है रासायनिक अधिशोषण, तब कितना होता है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। रासायनिक, भौतिक में कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल एडजॉर्प्शन। देखो वो पता है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, उसमें क्या होता है, बहुआण्विक स्तर बनता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर। और जो रासायनिक अधिशोषण होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, उसमें क्या बनता है, एकल आणविक स्तर बनता है। कितना होता है, एक होता है। रासायनिक में एक होता है, भौतिक अधिशोषण में अनेक होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो दूध हम लोग को पता है कि दूध में परिक्षेपण माध्यम भी द्रव, परिक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव। तो दूध किसका उदाहरण हुआ, उदाहरण हुआ पायस का। पायस किसे कहते हैं, पायस होता है कोलाइडिबिलिटी, जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था दोनों द्रव अवस्था में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। ठीक है, तो दूध जो है पायस है। ये बताओ 30 नंबर बताओ, 30 नंबर बताओ क्या होगा, 30 नंबर बोलो। 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। देखो 1 मोल Al3+ का अपचयन करना है किसमें, 1 मोल एल्युमिनियम में। ठीक है, अब देखो इसका अपचयन करना है, मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपचयन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। यहाँ पर क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, 3+ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 फैराडे आवेश जुड़ेगा ना। मोल का बात कर रहा है ना, तो मोल पे जो आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, फैराडे आवेश बोलते हैं। तो 3+ है तो 3 फैराडे। अब हमको एक बात बताओ, 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है, 96,500। इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 30005, ठीक है, 2 8 9, ये आएगा कूलम्ब, 2 8 9 5। कौन सा आंसर सही है इसमें से, डी नहीं सही है, डी नंबर सही है ना, 2 8 9 5 गुना 10 के पावर, ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी नंबर सही है। देखो 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करना है, कितना आवेश लगेगा। अगर मान लो 1 मोल सोडियम रहता, सोडियम प्लस, तो वहाँ 1+ था, 1 फैराडे लगता। 1 मोल मैग्नीशियम रहता Mg2+, 2+ था, 2 फैराडे लगता। यहाँ पर क्या है, Al3+ है, और यहाँ 3+ है, तो 3 फैराडे लगेगा। अब 3 फैराडे का मतलब कितना हुआ, 3 गुना फैराडे इतना होता है, गुना करेंगे तो इतना आएगा।
इसके बराबर इसमें से कौन है? डी नंबर है। कौन हो जाएगा? डी नंबर। पीसीसी इकाई सेल में बता दो कौन सा होगा? 31 का, 31 का, 31 का कौन सा होगा? देखो पीसीसी सबको पता है, एक होता है एससी, एक होता है पीसीसी, एक होता है एफसीसी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। सरल घनाकार इकाई सेल, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल और फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। तो इसमें एससी में जो होता है आपको संकलन क्षमता, पैकेजिंग इफिशियंसी, वो कितना होता है इसमें? 52.4%। पीसीसी में कितना होता है? 68%। इसमें कितना होता है? 74%। तो जो इसमें हमारा रिक्तिका बनेगा, खाली स्थान बनेगा, एससी में कितना बन जाएगा? एससी में आपको इसको माइनस कीजिएगा तो 47.6% बनेगा। इसमें कितना बनेगा? 32%। इसमें कितना बनेगा? 26%। तो क्या कह रहा है? पीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह, तो खाली जगह कितना होगा आपको? 32% होगा, ठीक है, 32% होगा। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है। धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या चाहे एससीपी के पूछे या सीसीपी का पूछे, कितना होता है? 12 होता है। कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है? किसी भी परमाणु या चीज के आसपास जो उसके सबसे निकटतम कण होते हैं, उसको उसका कोऑर्डिनेशन संख्या कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर, देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के बिल घोल में अधिक एक्सेस ऑफ KI डालेगा तो इसमें क्या बनेगा? उजला अवक्षेप बनता है जो कि क्यूपरस आयोडाइड का बनता है। तो क्यूपरस आयोडाइड क्या हो जाएगा? Cu2I2। देखो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक आयोडाइड, क्यूपरस ये क्यूप्रिक, ठीक है। क्यूप्रिक को बोलेंगे, यहाँ +2 है, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या +1 है। ऑक्सीकरण संख्या जहाँ कम होता है वहाँ अस लगता है, जहाँ ज्यादा होता है वहाँ क्या क्या लगता है? इक लगता है। ये हुआ क्यूप्रिक आयोडाइड, ये हुआ क्यूपरस आयोडाइड। यहाँ पर क्यूपरस आयोडाइड बनता है, याद रख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायड होता है? तो किसमें होता है? एससीपी में और सीसीपी में। एससीपी में होता है चतुष्फलकीय और सीसीपी में होता है अष्टफलकीय। ये बताओ कौन सा होगा? 35 का, 35 का बताओ क्या पूछ रहा है इसमें? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर कह रहा है, जीरो ऑर्डर कह रहा है तो कौन होगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर कह रहा है, जीरो जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, है ना। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी वेग समीकरण में जो घात उपस्थित होते हैं, इनके जोड़ को क्या बोलते हैं? इनके जोड़ को बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? विच इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। बताओ कौन सा होगा? 36 का, 36 का कौन सा होगा? देखो ताप कौन नहीं होगा? तो जिसमें भी आयतन रहता है तो ताप बदलने से आयतन बदलता है, ठीक। और जिसमें द्रव्यमान होगा वो ताप बदलने से नहीं बदल। तो नॉर्मलता में आयतन होता है तो ये बदलेगा, मोलरता में आयतन होता है तो बदलेगा, फॉर्मलता में आयतन होता है तो बदलेगा, मोललता में नहीं होता है। मोललता क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें आंसर हो जाएगा मोललता। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? देखो जिसके लिए आई का मान ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिकतम होगा। Na OH टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। Na2SO4 टूटेगा तो क्या बनेगा? 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। NaNO3 टूटेगा तो क्या बनेगा? NaNO3 टूटेगा तो बनेगा Na प्लस NO3 माइनस, और ये टूटेगा तो क्या बनेगा? K प्लस NO3 माइनस। बताओ किसके लिए आई का मान सबसे ज्यादा होगा? बॉन्ड ऑफ गुणांक इसके लिए, इसके लिए कितना आएगा? 2, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 2, है ना। जिसमें जितना अणु बनते हैं विघटन या संगठन के बाद, वहीं उसका बॉन्ड ऑफ गुणांक होता है। तो यहाँ पर जो है 3 बन रहा है। सबसे ज्यादा क्वथनांक अधिकतम किसका होगा? Na2SO4 का होगा।
एक घोल इसका प्रासरण दाब इतना है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कौन होगा? देखो पाई बराबर क्या होता है? CRT। तो पाई कितना दिया हुआ है आपको? 0.0821। सांद्रता निकालना है। आर सबको पता होता है 0.0821। तापमान होता है 300 केल्विन। इससे ये कट गया। C बराबर 1/300 कितना आएगा? 0.033 मोलर। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में कितना होता है? 20.2% HCl होता है। ठीक है, H2O और HCl का जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है उसमें कितना होता है? 20.2%। नेक्स्ट ये बताओ, एक फैराडे एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। Which one when 1 Farad of electric current is passed, the mass deposited is equal to किसके बराबर होता है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। फैराडे का नियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। दूध किसका उदाहरण है? हो चुका है पहले ना, पायस इमल्सन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखो हम लोग प्रथम कोटि देखे थे। शून्य कोटि में के क्या होता है? शून्य कोटि में के होता है A0 माइनस A/T और साथ ही जीरो ऑर्डर में T हाफ होता है A0/2K। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0, मतलब कि T हाफ A के समानुपाती होता है शून्य कोटि अभिक्रिया में, क्योंकि प्रथम कोटि में वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो 42 का कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो कैटलिस्ट इज अ सबस्टांस विच क्या करता है? उत्पाद के साम्य अवस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, सप्लाइज एनर्जी टू द रिएक्शन। उत्पाद के साम्य अवस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। उत्प्रेरक क्या करता है? साम्य अवस्था जल्दी लाता है ना। उत्प्रेरक क्या है? वैसा पदार्थ जो खुद बिना किसी अभिक्रिया में रासायनिक रूप से परिवर्तित हुए अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। दोज केमिकल या दोज सबस्टांस which changes rate of reaction without being chemically changed by itself is called catalyst। कैटलिस्ट क्या करता है? एक साम्य अवस्था जल्दी ला देता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड इसमें से कौन है? कौन हो जाएगा? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलिक कोलाइड। तो फॉग जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? लायोफिलिक। बाकी सब क्या हो जाएंगे? लायोफोबिक सोल हो जाएगा। अब लायोफोबिक दो तरह का सोल होता है ना, एक कौन होता है? लायोफिलिक, एक कौन होता है? लायोफोबिक। लायोफिलिक में हो जाएगा ये, बाकी सब लायोफोबिक। उच्चतम चालकत्व होता है किसका होता है? एजी का, सिल्वर का। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किसमें से संबंधित है? फैराडे का, अच्छा ये नहीं लिखा है, सेकेंड लॉ लिखना चाहिए था। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है किससे संबंधित है? बोलो। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, किस है ना। फैराडे का प्रथम नियम द्वितीय नियम याद है ना, तो फैराडे के द्वितीय नियम किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित। क्या होता है याद है? WA/WB बराबर EA/EB। कपड़ा धोने का सिंपल क्वेश्चन हो गया, सोडियम कार्बोनेट। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अच्छा चालक होता है। निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें पाया जाता है? ग्रेफाइट में सबसे ज्यादा जो है कार्बन, लगभग 95 से 97% कार्बन जो है ग्रेफाइट में पाया जाता है। हीरे में कार्बन का संकरण है, हीरा डायमंड में जो कार्बन होता है सब सिंगल बॉन्डेड होता है, क्या हो जाएगा? sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण होगा तो इसका ज्यामिति कैसा हो जाएगा? चतुष्फलकीय हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हेड्रल होता है।
कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। क्राइटेरिया फॉर इम्प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज, कौन होता है? गलनांक। होगा गलनांक। देखो हर एक ठोस का अपना एक गलनांक होता है, ठीक है। और गलनांक अगर क्या होगा, गलनांक अगर अगर ठोस में कोई अशुद्धि रहेगा तो उससे गलनांक भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। 98,500 कूलम विद्युत CuSO4 से प्रवाहित करने पर कितना ग्राम कॉपर प्राप्त होगा? बताओ कौन सा होगा इसका? 98,500 कूलम कौन सा होगा बताओ? देखो Cu इसे समझ लेना, क्वेश्चन जितनी आता है। CuSO4 टूटेगा तो क्या बनेगा? Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। कॉपर आयन का जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है? 63.5 ग्राम, ठीक। लेकिन 63.5 ग्राम कॉपर लेने के लिए हमको इसको कितना फैराडे आवेश देना पड़ेगा? 2 फैराडे आवेश। 2 प्लस ना है, 2 फैराडे। तो अगर 2 फैराडे आवेश से 63.5 ग्राम कॉपर मिल रहा है तो यहाँ पर कितना आवेश है? 1 फैराडे। 96,500 कितना होता है? 1 फैराडे। तो कितना हो जाएगा? 63.5 बटा 2 ग्राम कॉपर, ये कितना हो जाएगा? 31.76 ग्राम तांबा। तो 52 का हो जाएगा बी, ठीक है। अगर इसी में 2 फैराडे दिया होता या 96,500 को 2 से गुना कर दिया होता तब कितना ग्राम मिलता? 63.5 ग्राम मिलता, ठीक है ना। जितना यहाँ पर जो कि 2 प्लस था तो यहाँ पर 2 फैराडे चाहिए 1 मोल कॉपर के लिए, लेकिन 1 ही फैराडे है तो 1 मोल नहीं मिलेगा, आधा मोल कॉपर मिलेगा। इसमें बताओ रासायनिक अभिक्रिया इतना का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। 53 नंबर का क्या होगा? 53 का देखो Kp पूछ रहा है, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन यहाँ के नहीं, क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, क्लास 11th केमिस्ट्री का। तो इसमें होगा टेम्परेचर, इसमें होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से ये जो है अभिक्रिया का Kp जो है चेंज होगा, ठीक है। H2 की मात्रा पर नहीं करेगा, दाब पर नहीं करेगा, तापमान पर निर्भर करता है। जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अगर याद हो तुमको जब हम लोग वेग स्थिरांक पढ़े थे उसमें भी जो k था वो तापमान से चेंज हो रहा था, उसको लीनियर समीकरण कहा जाता है। जहाँ पर होता है k बराबर ए माइनस ए बाई आर टी, तो वहाँ तापमान आपस में संबंधित है। तो यहाँ भी जो Kp है वो तापक्रम पर निर्भर करता है, याद कर लेना है इसको। ये बताओ 54 नंबर, 54 नंबर बताओ। किसी अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? वेग दिया हुआ है, कोटि पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल। 2 है, ये 1 है, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 3। कुछ नहीं करना है, ऊपर जो है उसको जोड़ देना है। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH है तो विलयन की मोलरता क्या है? ठीक है, देखो 200 ml तो विलयन का आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml, ये हो जाएगा 0.2 लीटर। 2 ग्राम NaOH, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 ग्राम, सॉल्यूट का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। NaOH का द्रव्यमान कितना होता है? 40। क्या पूछ रहा है? मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है? WB बटा MB इंटू बी। WB है 2, ये है 40 गुना 0.2, क्या होगा? ये जाएगा ऊपर में 10, 10 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 1/4 कितना हो जाएगा? 0.25, ठीक है। विलयन का मोलरता ज्ञात करना था, ये हो जाएगा 0.25। हीलियम का मुख्य स्रोत है, देखो मुख्य जो स्रोत होता है वो मोनाजाइट होता है, ठीक है। हीलियम का मुख्य जो स्रोत होता है ये मोनाजाइट होता है। CaNO3 में वॉन ऑफ गुणांक होता है, वॉन ऑफ गुणांक CaNO3 टूटेगा तो क्या बनेगा? Ca2 प्लस 2NO3 माइनस, तो वॉन ऑफ गुणांक कितना आएगा? 3। जितना मोल बनता है वही क्या होता है? वॉन्ट ऑफ गुणांक होता है, जो कि कितना होगा? 3 होगा। शॉर्टकी दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोष याद है ना? शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, 2 तरह के दोष होते हैं। तो शॉर्टकी दोष सभी में पाया जाता है, मतलब NaCl, KCl, CaCl, ये सब में शॉर्टकी दोष पाया जाता है।
देखो शॉर्टकी दोष क्या होता है, बिंदु दोष के प्रकार होता है, दो प्रकार होता है, शॉर्टकी दोष और एक होता है फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों के दोनों किसमें पाया जाता है, आयनिक ठोस में, है ना, आयनिक सॉलिड में दोनों दोष पाए जाते हैं। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन और एनायन मात्रा में इक्वल अमाउंट में गायब हो जाता है। और फ्रेंकल दोष में तो धनायन है अपने जालक स्थान से हट के कहाँ आ जाता है, अंतराली स्थान पे आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी में द्रव्यमान घनत्व तो घट जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, और उसमें क्या होता है, सेम रहता है, मतलब फ्रेंकल में मास और डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व तो नहीं घटता। तो बाकी इसको जो है ठोस अवस्था में पढ़े थे हम लोग। Zn प्लस Zn2 प्लस Cu2 प्लस कौन सा सेल है, हमको पता है डेनियल सेल है, मतलब यह तो एक तरह का वैद्युत रासायनिक सेल है, या इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, लेकिन जहाँ पर जिंक और कॉपर होता है उसको डेनियल सेल कहा जाता है। तो यह एक डेनियल सेल है। सेल अभिक्रिया स्वतः कब होता है, सेल अभिक्रिया स्वतः तब होता है जब ई नॉट सेल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कहते हैं ना, जब ईएमएफ प्लस होता है तो सेल अभिक्रिया खुद से होता है, जब जीरो होता है तो साम्य अवस्था होता है, निगेटिव है तो नहीं होगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। देखो दो प्रकार के हम लोग सेल पढ़े हुए थे, एक पढ़े थे वैद्युत अपघटनी सेल, एक पढ़े थे वैद्युत रासायनिक सेल। जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या उसी को बोलते हैं वोल्टेज सेल। तो उसमें जो एनोड होता है, एनोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर यहीं पर गैल्वेनिक सेल नहीं देकर वैद्युत अपघटनी सेल दिया होता तो वहां पर एनोड कैसा होता है, प्लस होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो माइनस होता है। HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, HCP में कितना होता है परमाणु की संख्या, HCP परमाणु की संख्या जो होता है 6 होता है। और कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, कोऑर्डिनेशन संख्या 12। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, सेम क्वेश्चन हो गया था ये, अच्छा उत्प्रेरक कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। बढ़ाएगा तो क्या बोलेंगे, धन उत्प्रेरक, घटाएगा तो क्या बोलेंगे, ऋण उत्प्रेरक बोलेंगे, है ना। अगर बढ़ाएगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, घटाएगा तो बोलेंगे निगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। सही है। 63। चलिए बताओ, बेरवेदार ठोस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोर्फस सॉलिड, कौन होगा इसमें, कैसे हीरा बोल रहे हैं जी, हीरा तो एक क्रिस्टलीय ठोस है ना, सहसंयोजक ठोस में आता है, भूल गए, दो प्रकार का ठोस पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये रवेदार न कह रहा है, मतलब अमोर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलीन, अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का चार प्रकार था, आयनिक ठोस था, धात्विक ठोस था, आणविक ठोस था, और धात्विक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक था हीरा। जो बेरवेदार ठोस होता है वो कौन होता है, कांच। कांच और ये सब क्या होते हैं, कांच, ग्लास, ग्लास जो होगा ये बेरवेदार ठोस है, बेरवेदार ठोस। बाकी जो है क्रिस्टलीय ठोस है। ये बताओ 65 नंबर क्या होगा, 65 नंबर क्या होगा, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने के दर निर्भर करता है किस चीज पे, उसके सक्रिय द्रव्यमान पर, एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा, कौन सा होगा इसका, 66 का, 66 का कौन सा होगा, ए, पाई बराबर सी आर टी। सी क्या होता है सांद्रता, आर क्या होता है गैस स्थिरांक, और टी क्या होता है तापमान होता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, क्योंकि पहाड़ पर जाने पर वाष्प दाब ये घट जाता है। वाष्प दाब क्यों घट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो कौन हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो उससे क्या होगा, वाष्प दाब भी घट जाएगा, से क्वथनांक भी घट जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया N2+3:2NH3 में किलो कैलोरी मतलब ऊर्जा निकल रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। देखो इसमें ऊष्मा निकल रहा है, हाँ इसके साथ ऊष्मा भी बना, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा,
देखो जिस भी अभिक्रिया में अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और तापमान बढ़ेगा तो ये अभिक्रिया के लिए अच्छा बात नहीं है, मतलब ये अभिक्रिया को अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब ऑलरेडी ऊष्मा निकाल रहा था और उसमें हम तापमान और बढ़ा दिए, तो क्या हुआ, उसका विरोध न कर रहे हैं। और ऊष्मा शोषित अभिक्रिया है, उसमें तापमान बढ़ा दिए, मतलब उसको सहयोग कर दिए। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का दर घट जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। अभी देख के तो लग रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रहा है। तापमान बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का जो दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, घट जाएगा। ऊष्माक्षेपी ना है, ऊष्मा निकाल रहा है, तापमान बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का दर घट जाएगा, मतलब अभिक्रिया का दर आगे वाला घट जाएगा तो पीछे वाला बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अभिक्रिया का दर इधर तेज होगा, इधर स्लो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। गलत है, ऊष्माक्षेपी है, तापमान बढ़ा रहे हैं, अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा नहीं, अमोनिया का उत्पादन घट जाता है। सही है, अमोनिया के उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया था, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने के कारण अभिक्रिया अब आगे की ओर नहीं होगा, अभिक्रिया पीछे की ओर होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा। तापमान अगर घटा दे तब अभिक्रिया आगे की ओर होता है, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। अभिक्रिया ए प्लस बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, 69 का, 69 का किसके द्वारा होगा, तो कौन हो जाएगा, माइनस डी ए बाई, ये तो गलत है, माइनस ने दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश जाता है तो कण से टकरा के फैल जाता है, परिकीर्णन हो जाता है प्रकाश का, इसी को। तो चीनी का घोल एक सत्य विलयन है, सत्य विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यही है, टिंडल प्रभाव बताए थे। देखो जब प्रकाश जाता है, जाकर टकराता है कण, ये हवा के कण है या जो भी कण है वायुमंडल में टकराएगा तो प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है, फैल जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको होने के लिए दो शर्तों का होना बहुत जरूरी है। एक, जो कण के आकार है वो बड़े होने चाहिए। मान लो एक नल खुला हुआ, नल में से पानी गिर रहा है, तो उसमें एक हम बॉल लेके जाएं, ठीक, जब बॉल लेके जाएंगे, जब पानी उस पर गिरेगा तो क्या होगा, पानी फैल जाएगा। और वैसे ही जब प्रकाश जाता है, कण से टकराता है, तो प्रकाश भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अब मान लो नल में से पानी गिर रहा है तो हम बॉल लेके जाए, भाई छोटा सा वो बॉल है, तो क्या पानी फैलेगा, नहीं फैलेगा। तो वैसे ही जब प्रकाश टकरा रहा है कण से, तो वो कण भी बड़ा होना चाहिए, छोटा रहेगा तो टिंडल प्रभाव जो है अनुभव नहीं होगा। तो पहला हो गया कण का आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरा हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक हो, वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रकाश मुड़े। तो ये दो चीज़ होता है। तो वही है, जब प्रकाश पुंज को विलयन में प्रवाहित करेंगे तब इस ये जो है मुड़ जाता है, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। पढ़ लेना एक बार। अभिक्रिया की कोटि का टिंडल प्रभाव पढ़ाई हुआ था किस चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन पढ़े थे। तो उसमें उसमें क्या पढ़े थे कि जब प्रकाश जाता है, जाके कण से टकराता है तो फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यह पूरा होने के लिए दो शर्त का होना जरूरी होता है। एक होता है, बोलो ना, कण का आकार बड़ा होना चाहिए, और दूसरा क्या हो गया, अपवर्तनांक में अंतर होना चाहिए। तो नोट्स में लिखा हुआ लेके पढ़ लेना इसको। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया का जो वेग होता है, उसमें जो वास्तविक गुणांक होता है, उसके योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर जितने अभिकारकों पर निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, उसको क्या बोल देंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर एक पर करेगा तो प्रथम कोटि का, दो पर करेगा तो द्वितीय कोटि का। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर जितने अभिकारकों पर निर्भर करती है, या वेग समीकरण में उपस्थित वास्तविक गुणांक के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। द सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट गिवन इन रेट इक्वेशन इन कॉल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया। नेक्स्ट है देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। देहली ऊर्जा क्या होता है, हम लोग पढ़े थे जब कोई भी अभिक्रिया होता है तो होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा होना जरूरी होता है, उससे कम ऊर्जा होने पर अभिक्रिया नहीं हो पाता है। तो किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो हम लोग पढ़े थे कि जब कोई भी क्रिया होता है तो उसमें अभिकारक आपस में टकराते हैं। जब कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। अब उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होगा, तब वो टकराएंगे, तभी उनका टक्कर जो है वो सार्थक होगा और उत्पाद बनेगा। तो न्यूनतम होता है, देहली ऊर्जा कहते हैं, जिसको ई नॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे करते हैं निरूपित, ई नॉट से निरूपित करते हैं। पेप्टीकरण क्या होता है, पेप्टीकरण देखो हम लोग पढ़े थे कि दो प्रकार का सोल होता है, लाइवोफिलिक सोल होता है और एक कौन होता है, लाइवोफोबिक सोल होता है। लाइवोफोबिक सोल बनाने का दो विधि होता है, एक होता है पेप्टीकरण, एक होता है ब्रेडिग की आर्क विधि। पेप्टीकरण किसे कहते हैं, पेप्टीकरण का मतलब होता है सोल बनाने का विधि, जिसमें कि क्या किया जाता है कि जो ताजा बना अवक्षेप है उसमें वैद्युत अपघट्य मिलाकर उसको क्या किया जाता है, उसको जो है परिवर्तित कर दिया जाता है विलयन में। जैसे मान लो हमारे पास FeOH3 का FeOH3 का परिक्षेप है, ठीक, परिक्षेप है, हम चाहते हैं कि सोल बन जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे, आयन मिला दिए, इसमें हम वैद्युत अपघट्य मिला दिए FeCl2, इसमें से FeCl2 टूटेगा और क्या बनेगा, Fe2 प्लस बनेगा और क्या बनेगा 2Cl माइनस। इसमें से Fe2 प्लस आकर इसके ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, जिस कारण से इसमें प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है और ये कोलाइडी विलयन में चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं पेप्टीकरण। सक्रियण ऊर्जा क्या है, अभी पहले से देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा क्या होता है, अभिकारकों के बीच के टक्कर को सार्थक करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। और अभिकारकों का जो समान ऊर्जा है उसको देहली ऊर्जा पहुंचाने के लिए जितना ऊर्जा बाहर से दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। मान लो कारकों के पास पहले 10 जूल ऊर्जा है और उस चाहते हैं कि उसके पास जो है 50 जूल ऊर्जा रहेगा, तब उनका टक्कर सार्थक होगा। तो 10 जूल को 50 जूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 जूल बाहर देना पड़ेगा। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सक्रियण ऊर्जा। अभिकारकों के नॉर्मल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से दी जाती है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, सहसंयोजक ठोस को ही क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। वैसा क्रिस्टलीन ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें परमाणुओं के बीच अव्ययी कणों के बीच सहसंयोजक बंधन होता है उसे नेटवर्क ठोस कहते हैं या सहसंयोजक ठोस कहते हैं, तथा ये लंबी एवं शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, लॉन्ग चैन बनाते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस कहा जाता है, क्योंकि ये लंबा नेटवर्क बनाते हैं, है ना, लंबी एवं शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। जनरली सहसंयोजक ठोस कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। कार्बन में एक गुण होता है कि ये लंबा श्रृंखला बनाता है, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि, देखो इसमें कुछ नहीं था, ये दिया है अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 3/2 4/2 हो गया। अभिक्रिया की कोटि कितना आ गया, तो ऊपर के दोनों को जोड़ देना है। उदाहरण जेल और एरोसॉल। तो जेल क्या होता है, जेल होता है जब लिक्विड सॉलिड द्रव ठोस का जो कोलाइडी विलयन होता है उसको जेल। सुन लो, जेल क्या है, जेल क्या है, द्रव ठोस का कोलाइडी विलयन, द्रव ठोस का कोलाइडी विलयन जेल कहलाता है। वैसे ही एरोसोल क्या है, एरोसोल होता है द्रव, एरोसोल होता है द्रव गैस का कोलाइडी विलयन। तो ठोस बताओ इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, द्रव ठोस का, इसका उदाहरण हो जाएगा दही, जेली, पनीर, इस उदाहरण हो जाएगा किसका, जेल का। वैसे ही एरोसोल का कौन हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, ठीक है, या फिर धुंध हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, ये सब एरोसोल हो जाएगा। कोलाइडी विलयन है ना, पढ़ना था ये केमिस्ट्री चैप्टर में। फ्रेंकल दोष क्यों होता है, फ्रेंकल दोष में पढ़े थे, क्या होता है इसमें, धनायन जो होता है अपने एक्चुअल स्थान से हट जाता है। मतलब ये मान लो कि कोई आयनिक ठोस हो गया
जो धनायन है इसमें वो अपने एक्चुअल स्थान से हट के कहाँ आ जाता है, अंतराली स्थान पे आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन था इसका, जेडेनएस, एजीसीएल, एजीपीआर, ये सब इसका उदाहरण होता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर, शॉर्टकी दोनों पाया जाता है आयन दोष में। शॉर्टकी दोष में धनायन ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं। फ्रेंकल दोष में धनायन अपनी जगह से हटके अंतराली स्थान पे आ जाता है। शॉर्टकी में द्रव्यमान घनत्व कम हो जाता है, फ्रेंकल में परिवर्तित नहीं होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया इसमें अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड विभव को मानक स्थिति क्या होता है, मानक स्थिति होता है कि तापमान रहे 298 केल्विन, है ना, उसके बाद जो है ये दाब रहे 1 एटीएम, सांद्रता रहे 1 मोलर। जब मानक स्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को निकालते हैं तो उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको ई नॉट से निरूपित किया जाता है। क्यों किसी तरल में अउडनशील ठोस, अवाष्पशील ठोस डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जब किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो विलायक और विलेय के बीच एक कमजोर बंधन बन जाता है, और कमजोर बंधन बनने के कारण क्या होता है, उसका जो वाष्प दाब है घट जाता है। आज पता क्रैश कोर्स में पढ़े होंगे, बताए थे कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो विलेय और विलायक के बीच में क्या बन जाएगा, कमजोर बंधन, जिस कारण से उसका वाष्प क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तन, तो ये तो समझ लो, जब किसी भी ठोस गैस का अधिशोषण होता है, अधिशोषण, जब द्रव या गैस पर जमा हो जाते हैं तो उसको अधिशोषण कहते हैं। पढ़ना है कहाँ पर, पृष्ठीय रसायन चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास। तो जब कभी भी अधिशोषण होता है तो उस घट जाता है, डेल्टा एच माइनस होता है, मतलब ये कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, और साथ में इंट्रोपी भी माइनस होता है। देखो दो चीज इसमें लिखना है, एक हो गया एंथैल्पी में परिवर्तन, एक हो गया एंट्रोपी में परिवर्तन। एंथैल्पी क्या होता है, जब अभिक्रिया होता है जो ऊष्मा निकलता है या आता है उसको एंथैल्पी बोलते हैं। आज कोई भी अभिक्रिया होता है तो जो भी अणु का जो स्वतंत्रता है वो अगर घटता है या बढ़ता है तो उसको एंट्रोपी बोलते हैं। जब अधिशोषण होता है तो वहाँ जमा होने वाला काम हो रहा है, जिस कारण से अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो डेल्टा एच कैसा हो जाता है, माइनस। साथ में क्योंकि वो जमा हो रहा है तो उसका फ्रीडम भी घट रहा है, स्वतंत्रता भी घट रहा है, उसके लिए एंट्रोपी में चेंज भी कैसा होता है, माइनस। एंथैल्पी में चेंज भी माइनस, एंट्रोपी में चेंज भी माइनस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रासरण दाब किसे कहते हैं, तो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस न्यूनतम दाब को लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। जो ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस के प्रेशर, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसको दाब, संकेत क्या होता है इसका, पाई होता है। आदर्श अनादर्श घोल क्या है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो गाउस लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, आदर्श घोल, और जो फॉलो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, तो नियम का पालन करेगा उसको आदर्श विलयन, और जो पालन नहीं करेगा उसको अनादर्श विलयन कहेंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, फैराडे के प्रथम नियम होता है W बराबर Z गुना Q, मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य पे जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। इसको फैराडे का प्रथम, देखो सारा क्वेश्चन नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में भी और यहाँ तक क्रैश को जो मिलेगा उसमें भी, उसमें सारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है तो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ना, तो इससे बाहर क्या ही आएगा। अभी तुम लोग का जो सेंटअप हुआ है जगह देखो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन तो नोट्स का ही है जो लिखवाया गया, तो उतना बस याद कर लो, उतना भी नहीं याद तो फिर दिक्कत है ना। तो एकदम बिल्कुल छूटा हुआ है तो वो लोग क्या करेगा, क्रैश कोर्स में जो चल रहा है उसको एकदम एकदम बढ़िया से उसको देखो,
देखने के बाद जो नोट्स है उसको बढ़िया से एक बार पढ़ लो। जो शुरू से पढ़ रहा है फाउंडेशन को दिखते नहीं है, सब लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी में। क्वेश्चनांक का उन्नयन क्या होता है, आज ही पढ़े थे इसको, इसमें 3-4 क्वेश्चन तो आज ही पढ़ाए थे, 3-4 क्वेश्चन आज ही क्लास में हुआ था। क्वेश्चनांक का उन्नयन क्या होता है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलायक मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिससे क्वेश्चनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वेश्चनांक का उन्नयन कहलाता है ना। अब देखो थ्योरी ये सब चीज़ होता है ना, कि जब तक क्लास इसका नहीं किया हो दिक्कत है ना। अब हर एक टॉपिक का अपना कहानी है, क्लास में अच्छे से अभी क्यों हम रिवाइज करवा रहे हैं, पढ़ाते हैं ना, रिवाइज करवा रहे हैं, इसलिए जिसका छूटा हुआ भी क्रैश कोर्स में एकदम सीरियसली रहेगा। क्रैश कोर्स में केवल अभी 2 क्लास हुआ है, 2 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो गया है बिलियन। अश्योर है उसमें से 10 से 12 नंबर का सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आता है बिलियन से। दिन हुआ है, परसों हुआ है, बिलियन से 10 से 12 नंबर का सवाल आता है। बिलियन से हर साल 10 से 12, मिनिमम 10 नहीं तो 12-13 नंबर का सवाल सॉल्यूशन चैप्टर से आता है। CuSO4 घोल से 2 क्लास हो गया है, जिसका छोटा होगा रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसको देखना। CuSO4 घोल से 24,125 कूलम उसको बनाते हैं। देखो कह रहा है CuSO4 घोल है, टूटेगा तो क्या बनेगा, Cu2 प्लस और क्या बनेगा SO4 2 माइनस। कॉपर आयन यहाँ पर कितना ग्राम बन रहा है, 63.5 ग्राम 1 मोल। अब इतना कॉपर लेने के लिए हमको कितना आवेश चाहिए, 2 फैराडे। तो 2 फैराडे अगर आवेश होगा तो हमको कितना यहाँ पर मिलेगा कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा, ठीक है ना। 2 फैराडे में इतना ग्राम कॉपर मिलेगा। 2 फैराडे का मतलब कितना हुआ, 2 फैराडे का मतलब कितना हुआ, 2 गुना 96,500। तो यहाँ पे बताओ एक अगर आवेश रहेगा तो इससे हमको कितना मिलेगा कॉपर, तो 63.5 बटा 2 गुना 96,500 ग्राम कॉपर मिलेगा, है ना। इतना में इतना मिल रहा है तो 1 कूलम में कितना मिलेगा, इतना। अब कितना दिया हुआ है, 24,125 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 24,125 कूलम जब आवेश हम देंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, गुना कर दो, 63.5 बटा 2 गुना 96,500 गुना 24,125 कूलम। इसको करोगे जितना आएगा उतना आंसर होगा। बना कैसे ये समझ लो, इतना ग्राम कॉपर मिलेगा 2 फैराडे आवेश से, ठीक। तो 1 कूलम आवेश से इतना ग्राम कॉपर, जितना दिया था उसमें गुना कर दिया गया। मैथ में इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, इसको काटना गुना करना खुद से आंसर आ जाएगा। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, सबको पता है ये बात। राउल्ट का नियम क्या होता है, PA बराबर P0A। आगे कि नहीं आगे, आज जो क्वेश्चन देख लो, अगर आज के क्वेश्चन में तुमको बिलियन का कम से कम 14 नंबर का सवाल दिखेगा, फिर 14 नंबर का सवाल बिलियन में खाली दिख जाएगा, है ना। हाँ, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, उसमें नहीं था पाई बराबर CRT पे क्वेश्चन था, मोलरता का क्वेश्चन क्या था, बिलियन ही था ना। इसलिए इंपोर्टेंट जिसका छूटा हुआ है बहुत मुश्किल है, इसको कर लेना है। 2 क्लास है, बढ़िया से देख लोगे, नोट्स मिल जाएगा, पढ़ लोगे, 12 से 14 नंबर श्योर है केमिस्ट्री में, एक चैप्टर से। क्या होता है ये, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब बराबर होता है उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब एवं उसके मोल अंश के। या ऐसे भी बोलते हैं किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम, इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। चलो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बस ये भी देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। याद कर लिया लोग, देखो तो इसमें अब इसके लिए जो क्लास किया होगा वही केमिकल काइनेटिक्स कल से स्टार्ट हो रहा है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, कल या परसों करवाएंगे इसको। इसमें अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया का दर लिखा गया है, और अभिक्रिया का देखो अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया का दर लिखे हैं 2 तरीके से, फिर दोनों को बराबर कर दिए हैं। के को इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, समाकलन करेंगे, लास्ट में इसमें जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2.303 बटा टी लॉग A0 बटा ए इसमें आएगा। क्वथनांक का उन्नयन क्या है, मूलर द्रव्यमान ज्ञात करें। क्वथनांक का उन्नयन तो बता ही दिए थे कि जब वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो घट जाता है। बाकी इसमें तुमको कैसे लिखना है, तो वैसे ही जो बताए हुए हैं वहीं करके लास्ट में इसमें क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान में अंतर पूछ रहा है, अंतर संबंध पूछ रहा है क्वथनांक का उन्नयन और उसका। तो देखो इसको बनाओगे कैसे, इसमें जो है P0A माइनस PS
बाई पी नॉट ए बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, एन बी बटा एन ए आता है। तो एन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी। एन ए को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो यहीं से पूछ रहा था मूलत द्रव्यमान और क्वथनांक का उन्नयन, मतलब इसे के बीच का संबंध। तो यही संबंध यहाँ पर लिखना है खाली, ठीक है। तो उसके लिए भौतिक रासायनिक अधिशोषण, सबको पता है कि भौतिक में क्या होता है, भौतिक बंधन बनता है। रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक बंधन। भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी कम होता है, रासायनिक में ज़्यादा होता है। सरफेस केमिस्ट्री का है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, और इसमें जो है वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध, ये थोड़ा सा देख लो। आर्यनीय समीकरण होता है के बराबर ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर तो इधर क्या हो गया एल एन के, और इधर हो गया एल एन ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। इधर हो गया एल एन के, इधर हो गया एल एन ए प्लस लॉग एम इंटू एन है, तो लॉग ई ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो यही यहाँ पर होता है संबंध। अब इसमें अगर हम दो मान लो K1 पे तापमान T1 है और K2 पे तापमान T2 है, ये लास्ट में आ जाता है log K1 बटा K2 इजकल टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। इसको करवाएंगे, अभी केवल कैंटिक्स चलने वाला है उस क्लास में जो है इसको। तो वहीं यहाँ पर जो है अंतर पूछ रहा है, ये संबंध पूछ रहा है वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा। देखो चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी सही है। ये तो आगे करना चाहो तो यहाँ तक किया जा सकता है। ये जो है रासायनिक बल गतिकी में लास्ट में करवा देंगे। अभिक्रिया के वेग पर फाउंडेशन में करवा चुके हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें बोल रहे हैं परसों या कल इसको करवा देंगे। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का जो दर होता है 10 डिग्री बढ़ाने से जो दर होता है क्या होता है, लगभग 3 गुना हो जाता है, और ये इसमें संबंध है। अच्छा, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो को पता है कि वेग समीकरण में जो वेग स्थिरांक होता है, मतलब ऊपर में जो उसके ये होता है पावर होता है घातांक, उसके योग को। ये क्वेश्चन देखो, आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो अगर अभिक्रिया की अर्धायु, तो ध्यान सुनना, आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अगर अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के, अगर अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की है। और अगर अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। ये क्वेश्चन लिखा है, आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। यदि किसी अभिक्रिया की अर्धायु उसके अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो वो क्या होता है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। ठीक है, बाकी इसमें उदाहरण वगैरह दिया रहेगा। हो गया। ठीक है, देखो अब शॉर्ट थ्योरी के लिए तो क्लास करना पड़ेगा, है ना, थ्योरी के लिए क्लास, तो इसलिए इसका छोटा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का जो वीडियो होगा वो देख लोगे, आगे जो होने वाला है देख लोगे, ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। सारा क्वेश्चन क्लास में बताए हुए हैं, कॉपी में है। तो क्लास चलने वाला है क्रैश कोर्स, उसमें भी है। इसलिए क्रैश कोर्स में क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास डेली करना है। डेली के क्लास से, क्रैश कोर्स में डेली के क्लास से 5 से 7 नंबर का सवाल एग्जाम में रहेगा, डेली के क्लास से। डेली पढ़ के जाओ और उसको रख देना, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 से 7 नंबर का कम से कम। ठीक है, इसलिए क्रैश कोर्स क्लास नहीं छोड़ना है, जो पहले से छोड़ा है या पहले से नहीं पढ़ा है ठीक से, जो उसी को तो बोल रहे हैं क्रैश कोर्स में आके पढ़ो। क्रैश कोर्स चल रहा है 12 बजे से होता है केमिस्ट्री।